जी वेलकम बैक ख़वातीनो हज़रात, आप देख रहे हैं ई आवाज़ पे मैच पॉइंट बाय डॉक्टर अदनान। हमारे साथ 4 पैनलिस्ट मौजूद हैं और एक जो है पैनलिस्ट हमारे इस वक्त लाइव फ्रॉम पाकिस्तान, कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर और स्टार बल्लेबाज फैसल इकबाल। जी अस्सलाम वालेकुम फैसल। जी वालेकुम अस्सलाम। और मैं अभी खेल रहा हूँ, साबिक क्रिकेटर नहीं हूँ, अभी मैं करंट टेस्ट बैट्समैन। जी माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए जी, मुझे फैसल भाई ने आउटस्पोकन कर दिया, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी, अभी वो खेल रहे हैं और क्या खूब खेलते हैं, ज़बरदस्त खेलते हैं। फैसल, मैं आपको सबसे पहले खुश आमदीद करना चाहूँगा अपने ई आवाज़ के ऊपर, नेटवर्क के ऊपर, और आपका शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। तो हम डिस्कशन जो है पोस्ट मैच हमारी जारी है यहाँ पर। पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड एक मैसिव अपसेट देखने में आया और फ्रॉम नंबर 8 टीम एंड बीटिंग द बेस्ट टीम ऑफ द चैंपियंस ट्रॉफी। तो आपके मैं रिव्यूज जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान की बॉलिंग और अनप्रेडिक्टेबिलिटी, कि क्या आपने पाकिस्तान जब इंडिया से हारा था तो उसके बाद ये सोचा था कि पाकिस्तान ये कर दिखाएगा? देखिए जी, एज अ प्लेयर हम लोगों ने बड़ा वक्त पाकिस्तान टीम के अंदर ऑन एंड ऑफ गुजारा है और मैंने ये सारी चीज़ों को बड़े करीब से देखा हुआ है कि हम कितने अनप्रेडिक्टेबल इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर हैं और किस तरीके से सिचुएशन कभी मुश्किल होती है तो हम उसको जो है आसान बना लेते हैं और कभी आसान सिचुएशन को जो है वो मुश्किल बना लेते हैं। तो पाकिस्तान तो आई थिंक इस चीज़ के अंदर मशहूर है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें जो वेकअप कॉल मिली है, आई थिंक वो इंडिया वाले मैच के बाद से मिली है, जो एज अ प्लेयर हम लोग अक्सर कभी ये बात करते हैं कि कोई बॉलर को अगर जब मार पड़ती है तो फिर उसके बाद वो थोड़ा सा अपने उसके होश थोड़े ठिकाने आते हैं और फिर वो ठीक बेहतर बॉलिंग करनी शुरू करता है। या कोई बैट्समैन खेल रहा होता है तो कभी बॉल लगती है, उसके बाद एकदम से वो जो है थोड़ा सा अपने होश में आता है और फिर और अच्छे तरीके से बैटिंग करता है। तो मेरे ख्याल में वो जो हार हमें इंडिया के अगेंस्ट मिली थी, उसके बाद से टीम जो है वो थोड़ा सा एक ऐसे माइंड जोन में आ गई थी कि जिसके बाद उनको अंदाजा हो गया था कि अब डू और डाई वाली सिचुएशन है। यहाँ पर आपको क्रेडिट जो है, एक्चुअल जो क्रेडिट है इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर, आपको हमारी बॉलिंग को देना पड़ेगा कि आउटस्टैंडिंग बॉलिंग जो है वो हमारी इस पूरे टूर्नामेंट में नजर आई है। बिकॉज जो कैप्टन का कॉन्फिडेंस है वो भी ज्यादा बॉलिंग में ही नजर आया है, क्योंकि जब भी कोई टेस्ट कैप्टन अगर टॉस जीत के बॉलिंग कर रहा है और वो उससे बजाय उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मैं अगर ये सुन रहा हूँ तो उससे बजाय यही महसूस हो रहा है कि वो अपनी बैटिंग के ऊपर इतना मतलब बैटिंग एबिलिटी पे इतना बिलीव नहीं है कि हमें अगर हम पहले बैटिंग करते हैं तो पता नहीं हम 300 रन या 250 रन पता नहीं बोर्ड पे लगा पाएंगे या नहीं पाएंगे। तो स्ट्रेंथ जो है वो यही नजर आ रही थी कि कम से कम रन्स में जो है सामने वाली टीम को आउट करो, ताकि कम से कम जो है वो रन्स करने पड़े चेस करने के लिए। इंटरनेशनल क्रिकेट में जो है बड़ा मुश्किल हो जाता है सर्वाइव करना इस तरीके से, बट पाकिस्तान क्रिकेट खुशकिस्मत है, रमजान के महीने में मैचेस हो रहा है, लोगों की दुआएं कि इतना जबरदस्त सिचुएशन में जो है पाकिस्तान ये मैचेस जीत रहा है। अनफॉर्चुनेटली बैटिंग अभी क्लिक नहीं कर रही है जिस तरीके से करना चाहिए। सीनियर बैट्समैन जो है वो बिल्कुल ऑफ कलर नजर आए इस टूर्नामेंट के अंदर। अजहर अली थोड़ा बहुत आज बेहतर नजर आए खेलते हुए, लेकिन जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट के अंदर जिस तरीके से खेलना चाहिए थोड़ा सा भी वो स्ट्रगल कर रहे हैं। बिकॉज जो टीम का माइंडसेट मुझे इस पूरे टूर्नामेंट शुरू होने से पहले नजर आया था ओपनिंग के हवाले से, वो बजाय यही नजर आया था कि वो बहुत एग्रेसिव एक एंड से खेलना चाहते थे और दूसरे एंड से जो अजहर अली थोड़ा स्टे करके खेलना चाहते थे। तो वो चीज बिकॉज वनडे क्रिकेट बड़ी तेजी से हो रही होती है, आपको टाइम मौका नहीं मिलता कि अगर आप स्लो स्टार्ट ले रहे हैं तो आपको उसको कन्वर्ट करके जो अपनी इनिंग्स को बिल्ड करके बड़ी इनिंग बना रहा है। अजहर अली अनफॉर्चुनेटली वो नहीं कर पा रहे थे। आज थोड़ा बहुत उनका नजर आया कि उन्होंने वो जो स्लो स्टार्ट लिया था वो दूसरे एंड से जो प्रेशर उनके ऊपर बढ़ जाता था विकेटें गिरने का या वो स्टार्ट ना मिलने का, वो फखर जमान की शक्ल में जो एक तरीके से प्रेशर रिलीज हुआ नजर आया, जिसकी वजह से अजहर थोड़ा सा अपने एंड से बेहतर खेलते हुए नजर आए। अच्छा जी, और शोएब मलिक जो है वो थोड़ा सा इस टूर्नामेंट में ऑफ कलर नजर आए हैं और मेरे ख्याल में उनको अब ये डिसाइड करना पड़ेगा कि इस टूर्नामेंट के बाद उनका क्या फ्यूचर बनता है। बिकॉज हफीज आज भी बहुत अंडर प्रेशर नजर आए। वो खुशकिस्मत रहे कि उनका स्टंप मिस हो गया, वरना हफीज आज भी जो है उस सिचुएशन के अंदर जो है वो मेरे ख्याल में आउट हो जाते जी। बट जो भी थोड़े बहुत उन्होंने रन्स बनाए उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा बहुत बेहतर जरूर हुआ होगा। आई होप कि आगे वाले मैचेस में जो है वो अच्छा परफॉर्म करें और पाकिस्तान टीम की जो जरूरत है वो ऊपर से आगे यूज करें। बिकॉज हफीज 4 नंबर पे खेलने वाले बैट्समैन नहीं है। बैटिंग हमारे यहाँ जरूर लोग अक्सर तबसरा करते हैं इसके ऊपर, लेकिन एज अ प्लेयर मैं आपको बड़ा क्लियरली बता दूं कि जो टॉप 3 के जो बैट्समैन होते हैं उनका बैटिंग करने का अंदाज बिल्कुल अलग होता है और 4, 5 और 6 के जो मिडिल ऑर्डर्स होते हैं उनका बैटिंग करने का अंदाज बिल्कुल अलग होता है। तो 4 नंबर पे बैटिंग करना हफीज के लिए इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि उनकी बॉडी के बायोमैकेनिक्स जो है वो उस जगह पे बैटिंग करने के लिए थ्रू आउट द इयर्स नहीं बने। ही इज 36, 37 राइट नाउ, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है उस अंदाज में बैटिंग करना जो मिडिल ऑर्डर के अंदर रिक्वायर्ड है। तो पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट को फाइनल से पहले जो है ये डिसाइड करना पड़ेगा कि किस तरीके से किस बैटिंग ऑर्डर से जाना है। अगर नंबर शफल भी करते हैं थोड़ा तो वो कर सकते हैं, बिकॉज वनडे क्रिकेट के अंदर आप
सिचुएशन की मुनासिबत से शोएब मलिक को ऊपर ला सकते हैं। मेरे ख्याल में शोएब मलिक इस टीम के अंदर थोड़ा नीचे खेलना है, उनको थोड़ा और फ्रंट पे आना पड़ेगा। बाबर आजम को आप ये कह लीजिए कि थोड़ा ऑफ कलर थे, उनको थोड़ा सा आप नीचे ला सकते हैं, बट सीनियर बैट्समैनों को जो है वो फ्रंट पे आके 3 और 4 नंबर पे इस टीम की बैटिंग को कैरी करना पड़ेगा। फैसल, यहाँ पर मैं फैसल ये पूछना चाहूंगा, देखें कि जिस तरह आपने बैटिंग का बड़ा ज़बरदस्त आपने एनालिसिस दिया, लेकिन अब जो ओपनिंग वोज थी आपकी, वो फाखर के आने से किसी हद तक वो जो जख्म है उन पे मरहम पड़ गया है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि एक तरफ से अजहर जो है वो एंकर कर रहे हैं और फाखर जो है वहाँ से एक्सेल करें, तो दिस इज़ अ गुड कॉम्बो। जिस तरह से एक ज़माने में रमीज़ राजा और मुदस्सिर नज़र किया करते थे। लेकिन अब मुझे ये बताएं कि ये ओपनिंग के बाद अब क्या आपकी नंबर 6 जो स्पॉट है वो एक्सपोज नहीं हो गया? अब आपको नंबर 6 पे पता नहीं चल रहा कि आपका गेम चेंजर जो है 5 और 6 पे वो कौन जाएगा? वहां पर बड़ी दिक्कत हो रही है वहां पे सबको जाने में। देखिए 6 नंबर पे तो आपका सरफराज बैटिंग कर रहा है, आउटस्टैंडिंग बैटिंग है। मेरे ख्याल में सरफराज को जरूरत नहीं है अपना नंबर शफल करने की। लेकिन आप नहीं समझते कि सरफराज को डाउन द ऑर्डर आना चाहिए? सॉरी, आपकी लाइन ब्रेक हुई है। जी आप फैसल, आप ये नहीं समझते कि सरफराज को थोड़ा डाउन द ऑर्डर आना चाहिए और शोएब मलिक को भी, क्योंकि उनके पास ओवर ही नहीं बचते? नहीं, सरफराज ने आपको पिछले मैच में एक क्लियर कट मैसेज बड़ा क्लियरली दे दिया कि वो एक मैच विनर बैट्समैन है। उससे पहले जो लोग ये बात कर रहे थे कि जी सरफराज को ऊपर आ जाना चाहिए बैटिंग करने के लिए, भाई सरफराज क्यों बैटिंग करने के लिए ऊपर आए जब आपके पास 5 प्रॉपर बैट्समैन मौजूद हैं, जिसके अंदर सीनियर बैट्समैन मौजूद हैं जो 18 साल 19 साल और 15 साल से खेल रहे हैं, जिनका काम ही मिडिल ऑर्डर के अंदर प्रॉपर बैटिंग करके आगे लेके जाना है। ये उनकी जॉब है, उनका डोमेन है, उन्होंने पाकिस्तान टीम को बैटिंग में जिताना है। सरफराज ने जो पिछले मैच में अपनी बैटिंग करके आपको जो मैसेज दिया है पूरे वर्ल्ड में कि वो उस जगह के ऊपर उस सिचुएशन की मुनासिबत से खेलना ही उसके डोमेन में आता है। जो उससे पहले जा रहे हैं, जो बैट्समैन खेल रहे हैं, जो सीनियर प्लेयर मौजूद हैं, उनका काम बनता है कि बोर्ड के ऊपर अगर पहले बैटिंग करें तो 300 रन लगाएं और अगर चेस करना है तो वही लोग, मैं कम से कम 1 बंदा 2 बंदा तो उसके अंदर जो है वो लंबी इनिंग खेले ना। सरफराज का आई थिंक 6 नंबर इस वक्त बिल्कुल ठीक है। सिचुएशन की मुनासिबत से आप शफल जरूर कर सकते हैं कि अगर कभी आपको लगे कि आपको ज्यादा तेज खेलना है या कुछ करना है तो सरफराज ऊपर नीचे अपने आप को कर सकते हैं। बट आई थिंक इस टीम के अंदर जो इस वक्त ये फाइनल तक पहुंच गई है, इसके अंदर ऊपर के 5 बैट्समैनों का रोल अपना अलग है। सरफराज के बाद जो प्लेयर्स आते हैं उनको अपना रोल अदा करना पड़ेगा। जैसे अहमद वसीम इस पूरे टूर्नामेंट में जो है वो बिल्कुल फ्लॉप जा रहे हैं, उनकी बैटिंग नहीं क्लिक कर रही, वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे बैटिंग के अंदर। तो आई थिंक वो एक थोड़ा सवालिया निशान है उनकी बैटिंग के ऊपर। बट मेरा एम्फेसिस यही रहता है कि अगर इस टूर्नामेंट के अंदर आपको ये चैंपियनशिप जीतनी है तो हमारे टॉप 5 और 6 नंबर तक के बैट्समैन जो भी बैटिंग करने के लिए जा रहे हैं उनकी को ही सारे ओवर्स खेल के अपने ऊपर बैटिंग आगे लेके जानी चाहिए। अगर उनसे नीचे बैटिंग चली गई तो फिर मेरे ख्याल में बड़ा मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान। फैसल, यहाँ पर एक क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगा कि शोएब मलिक के बारे में मुझे ये लगा कि शोएब मलिक जो अब 10वें पाकिस्तानी बन गए हैं ऑल टाइम लिस्ट के अंदर जिन्होंने 250 ODIs खेले हैं। अब शोएब मलिक जिन्होंने 250 मैच खेले हैं, उनका इतना एक्सपीरियंस, जब वो आते हैं तो उस वक्त पाकिस्तान अपने आधे ओवर्स ख़त्म कर चुका होता है। तो आप उससे सेटिस्फाइड हैं उनके नंबर से भी? नहीं, मैं तो पहले अभी जैसे मैंने आपको कहा कि शोएब मलिक को तो इस टीम के अंदर 4 नंबर पे खेलना चाहिए ना, कि वो इतना उनका तजर्बा है, वो इतनी क्रिकेट खेल रहे हैं। वो मतलब आप खुद सोचें कि एक यंगस्टर बाबर आजम उनसे पहले बैटिंग करने के लिए आ रहा है, हफीज एक ओपनिंग बैट्समैन है, वो उनसे पहले बैटिंग करने के लिए जा रहे हैं 4 नंबर पे। तो मेरे लिए तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है ये कि शोएब मलिक जो 4 नंबर के मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, पाकिस्तान से इतने साल खेल चुके हैं, 250 वनडे खेल चुके हैं, इतने सारे मेगा इवेंट्स खेल चुके हैं, वर्ल्ड कप, T20 बड़े वाले वर्ल्ड कप। तो मतलब वो बैट्समैन इतने साल खेलने के बाद अगर इस सिचुएशन में भी अगर जूनियर प्लेयरों के पीछे रहेगा या नीचे बैटिंग नंबर पे आएगा तो फिर तो आप फिर कहीं स्टैंड नहीं कर सकते। अब वन ऑफ इस पूरे टूर्नामेंट में तो वो फ्लॉप हो गए हैं। अब फाइनल में अगर वो क्या करते हैं क्या नहीं करते तो बात है। बट अब तक जो है शोएब मलिक का इस पूरे टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस बिल्कुल उस तरीके से नहीं रही है जिस तरीके से रिक्वायर्ड है। प्लस शोएब मलिक से बॉलिंग की भी बात की जाती है, शोएब मलिक ने बॉलिंग भी नहीं की है इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर। तो उनका जो रोल है इस टीम के अंदर वो बिल्कुल एक क्वेश्चन मार्क वाली सिचुएशन में चला गया है कि वो एज अ बैट्समैन परफॉर्म नहीं कर रहे हैं और टीम के अंदर फ्रंट से हमें नजर नहीं आ रहे हैं। इवन फील्डिंग के अंदर भी जो है वो हमें फ्रंट पे नजर नहीं आ रहा है, वो मतलब बहुत साइड पर है। जो शोएब मलिक को अपना रोल फ्रंट पे इस टीम के अंदर देना चाहिए वो बहुत साइड पर है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ही इज नोन टू बी वन ऑफ द मोस्ट, ही वाज नोन टू बी वन ऑफ द मोस्ट एथलेटिक फील्डर, ये पॉइंट पे होते थे, और वन ऑफ द मोस्ट एथलेटिक मैन इन द पाकिस्तान टीम। बिल्कुल इसी वजह से आप देख लीजिए मैंने ये बात की है कि उनको फ्रंट पे आना पड़ेगा। खैर जो इस टूर्नामेंट में होना था वो हो गया। अब आखिरी फाइनल वाले दिन जो है इनको अपनी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, स्पेशली बैट्समैनों को थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया जो है वो आपको इस तरीके से आपके प्लान के हिसाब से नहीं आएगा। इंडिया आप कोशिश पूरी ये करेगा कि आपको पहले बैटिंग कराए,
वो पहले बैटिंग पूरी दुनिया ने हमने देख ली है कि पाकिस्तान टीम इस टूर्नामेंट में सेकंड बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से खेल रही है, क्योंकि अगर पहले बैटिंग करती है तो पाकिस्तान टीम का कोई प्लान ही नहीं है पहले बैटिंग करने का कि आया उनको 300 रन बनाने हैं, 250 रन बनाने हैं, कितने रन बनाने हैं। तो डेफिनेटली जो भी टीम फाइनल खेलने के लिए आएगी बांग्लादेश या इंडिया में से, वो ये जरूर सोचेगी कि पाकिस्तान टीम को जो है वो टॉस जीत के बैटिंग कराई जाए, ताकि वो कितने कम से कम रन में उनको आउट करें और फिर उसके बाद जो है वो उनकी पाकिस्तान की तगड़ी बॉलिंग के अगेंस्ट वो रन करें। तो पाकिस्तान टीम को बहुत ज्यादा इस फाइनल के अंदर अपनी स्ट्रेटेजी बना के जाना पड़ेगा, चाहे वो पहले बैटिंग करें या चाहे वो सेकंड बैटिंग करें, उनको दोनों चीजों के लिए रेडी रहना पड़ेगा कि किस तरीके से उनको ये बड़ा फाइनल खेलना है, क्योंकि बहुत टाइम के बाद ये मौका मिला है। 2000 की जो चैंपियंस ट्रॉफी थी कीनिया में हुई थी, मैं खुद टीम का पार्ट था उस वक्त और हम सेमीफाइनल हारे थे, तो मुझे याद है कि हमारी फीलिंग बड़ी डाउन थी वो सेमीफाइनल हारने के बाद। तो आज ये लोग अगर सेमीफाइनल जीते तो मुझे अंदाजा है कि कितना खुश सारे प्लेयर्स होंगे। अब वो खुशी को जो अभी कह ले आइसिंग ऑन द केक वाली बात है, वो चैंपियनशिप जीतने के बाद ही होगी। तो वहां पर आपके पास मार्जिन ऑफ एरर बिल्कुल नहीं है। जितने अच्छे कॉन्फिडेंस से अब तक खेलते हुए आ रहे हैं उसी को आगे लेके चले, हर प्लेयर जो है वो बैक करे। यंगस्टर्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इसी तरीके से चाहे मोहम्मद आमिर की इंजरी जो है वो थोड़ी सी तशवीश दे है। आई होप के फाइनल से पहले वो 100% फिट होते हैं तो वो खेले, अदरवाइज रोमान रईस ने आज बहुत जबरदस्त अपना डेब्यू किया है और अब उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शो किया है कि वो एक डोमेस्टिक क्रिकेट से किस तरीके से परफॉर्म करके PSL और फिर पाकिस्तान टीम में आए और उन्होंने आज अपने पहले मैच में ऐसी परफॉर्मेंस दी कि जो नजर आ रहा था कि शायद ये प्लेयर पीछे से कुछ 50-60 मैच खेलता हुआ आ रहा है और कोई प्रेशर उन्होंने अपना जाहिर। फैसल, आप ये समझते हैं कि रोमान रईस ने वहाब रियाज के लिए खतरे की घंटी बजाई है? ये देखिए, खतरे की घंटी तो हर किसी के लिए बजती है जो अच्छा परफॉर्म करेगा और जो अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। ये तो पाकिस्तान टीम है, मतलब यहाँ ये नामों के ऊपर तो नहीं चल सकती। वहाब रियाज अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान टीम के लिए वो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे जो उनसे रिक्वायर्ड है इस फॉर्मेट के अंदर। मेरे ख्याल में बहुत टाइम से वो ऑस्ट्रेलियन स्पेल के बाद जो वर्ल्ड कप उन्होंने किया था उसके बाद से उन्होंने उस तरीके से बॉलिंग नहीं की और जिस तरीके से ये अभी प्लेयर आ गए हैं जो बॉलिंग कर रहे हैं, जिस तरह जुनैद खान कर रहे हैं, रोमान रईस कर रहे हैं, हसन कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में वहाब रियाज को इस फॉर्मेट के अंदर अपनी जगह सीमेंट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जिस मैच में वो अनफिट होकर ड्रॉप हुए हैं उसके अंदर भी उनकी परफॉर्मेंस जो बहुत ही ज्यादा बुरी थी इंडिया के अगेंस्ट। तो बैड परफॉर्मेंस का मतलब यही होता है कि टीम से ड्रॉप और फिर डोमेस्टिक क्रिकेट में आप वापस जाएं और कोचेस के साथ काम करें और फिर दोबारा वापस आने के लिए मेहनत करें। यही होता है, बिकॉज हर प्लेयर जो है वो परफॉर्म करके आए हुए होता है, एवरीबडी वांट्स टू हैव अ गो एट द इंटरनेशनल अरीना। तो इन प्लेयरों ने को मौका मिला है और इन्होंने आपके एक सवालिया निशान खड़ा कर दिया आपके सीनियर बॉलर से। अच्छा फैसल, अब जिस तरह आपने भी बताया कि आप माशाल्लाह से मौजूद थे 2000 वाली टीम में जो पाकिस्तान की 2000 में खेलने वाली टीम थी, अब आखिरी दफ़ा जब पाकिस्तान ICC नॉकआउट टूर्नामेंट में पहुंचा सेमीफाइनल तक तो वो 2012 था वो साल। अब इतने सालों बाद अल्लाह ताला ने एक बार फिर पाकिस्तान को मौका दिया है कि रमज़ान की बरकतों से शायद काया पलटे और पाकिस्तान में कॉन्फिडेंस आए और क्रिकेट दोबारा बहाल होने के चांसेस भी हों। तो अब हम जानना चाहते हैं फैसल इकबाल की फाइनल 11 आप किस बॉलर को बाहर करेंगे? शादाब खान बाहर होंगे या नहीं होंगे भारत के खिलाफ? देखिए, शादाब खान को तो आप ड्रॉप कर ही नहीं सकते। वो एक ही तो आपका अच्छा इस वक्त जेन्युइन लेग स्पिनर खेल रहा है, विकेट टेकिंग बॉलर खेल रहा है, उसको तो बाहर करने की अभी वैसे ही। लेकिन ये जानते हुए भी कि इंडियन टीम इज बेस्ट अगेंस्ट द स्पिनर्स, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप क्रिकेट खेलने के लिए जब मैदान में उतरते हैं तो आपको तेज बॉलर और स्पिनर दोनों को ही खेलना पड़ता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप सारे के सारे, अगर कोई अच्छा स्पिनर खेलता है तो आप उनके खिलाफ सारे फास्ट बॉलर उतार दें और कोई फास्ट बॉलर बहुत अच्छा खेलता है तो आप उसके खिलाफ सारे स्पिनर उतार दें। ऐसा क्रिकेट में पॉसिबल नहीं है। उनको दोनों टीमों को जो है दोनों टाइप के बॉलर्स फेस करने पड़ते हैं। अच्छा स्पिनर खेलने वाली टीम भी जो है कभी कभार अच्छा स्पिनर नहीं खेल सकती। इंडिया भी ऑस्ट्रेलिया की सीरीज जो इंडिया में खेली गई है, इंडिया की पूरी टीम ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर्स ने जो है वो आउट कर दी थी। एडम ज़म्पा, बिल्कुल। जो चीज हिस्ट्री में हो जाती है वो उसका मतलब ये नहीं होता कि फॉरएवर हर चीज एक जैसी रहे। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि उनके बैट्समैन जो है वो एक्सपीरियंस बहुत है, हमारे बॉलर जो है वो इतने तजर्बाकार नहीं है। स्पिनर्स की बात करूंगा खासतौर से, तो ये देखना पड़ेगा कि उस दिन कौन अच्छी क्रिकेट खेलता है, उस दिन कौन अच्छी परफॉर्मेंस दिखाता है, ये डे पे डिपेंड करता है। तो पाकिस्तान टीम को पहले से अपना माइंड सेट नहीं बना लेना चाहिए कि बस ऐसा ही हमने करना है, प्लान ABC अपना रेडी रखना चाहिए और उस दिन उस सिचुएशन की मुनासबत से खेलना चाहिए। प्लेयर्स को अपनी परफॉर्मेंस को उस तरीके से देना चाहिए जो उस वक्त की सिचुएशन रिक्वायर्ड करती है। तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि इंडिया स्पिनर को बहुत अच्छा खेलती है तो हमें फिर स्पिनर ही नहीं खिलाना चाहिए, ऐसा नहीं होता। जो हमारे स्पिनर हैं उनको एतमाद देना चाहिए कि भाई वही इंडिया की इस मुश्किल बैटिंग को जो है वो या बांग्लादेश की उस मुश्किल बैटिंग को जो भी फाइनल में आती है उसको वो आउट करें और परफॉर्मेंस दें। तो फैसल, आपका बॉलिंग लाइनअप फिर क्या होगा फाइनल के लिए? आप क्या कहते हैं, तजवीज़ करते हैं जो बॉलिंग लाइनअप है जो आपके जहन में है? देखिए,
देखिए जुनैद खान तो आपका डेफिनेटली बनता है, हसन अली आपका डेफिनेटली बनता है। अब सवाल जो है वो ये बनता है कि मोहम्मद आमिर और रोमान रईस में से जो है कौन खेलेगा। इनकी फिटनेस पे डिपेंड करता है। अगर आमिर 100% फिट है तो आमिर को आप उतार सकते हैं ग्राउंड के अंदर। अगर कैप्टन का माइंडसेट जो है वो ये बनता है कि रोमान रईस जो है बहुत अच्छी स्लोअर वंस और यॉर्कर्स जो है वो यूज करते हैं, तो आप मोहम्मद आमिर को रेस्ट करा के रोमान रईस से भी खेल सकते हैं। ये तो टीम स्ट्रेटेजी के ऊपर जाना पड़ता है। हमें नामों से क्रिकेट नहीं खेलनी पड़ेगी, जैसे अभी आपने वहां की बात की। अब हमें नामों से हटके ग्राउंड परफॉर्मेंसेस के ऊपर डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा प्लेयर किस वक्त अच्छा खेल रहा है, किस वक्त कॉन्फिडेंस किस वक्त अच्छा है, हमें उसको प्लेइंग 11 के उतारना है, ना कि हमें नाम देख के उतारना है कि जी फलाना प्लेयर का नाम बहुत अच्छा था और फलाना प्लेयर ने कुछ सालों पहले एक दफा बहुत अच्छा किया, तो हमें उस तरीके से लेके जाना है। आपको सिचुएशन की मुनासिबत से टीम खिलानी पड़ेगी। 15 प्लेयर आपके पास मौजूद हैं, किसी भी प्लेयर को चांस दे सकते हैं। सरफराज खुशकिस्मत है कि उनके पास बॉलिंग जो है वो क्लिक कर रही है, हर बॉलर ही उनका परफॉर्म कर रहा है, तो वो मेरे ख्याल में बॉलिंग में किसी से भी चले जाए मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सारे बॉलर्स क्लिक कर रहे हैं। मेरी तशवीश जो है वो बैटिंग के ऊपर है। बैटिंग हमारी क्लिक नहीं कर रही है टॉप ऑर्डर से लोअर ऑर्डर तक, और उन्हीं के ऊपर जो है वो ज्यादा प्रेशर भी आता है। तो इसलिए उन लोगों को थोड़ा फ्रंट पे आके अपनी बैटिंग को करना पड़ेगा। पाकिस्तान टीम को रिस्पेक्टेबल टोटल देना पड़ेगा अगर पहले बैटिंग करते हैं, और अगर चेस करते हैं तो बिलीव रख के जो है चेस करना पड़ेगा। ये नहीं है कि अगर 300 रन कोई टीम कर देती है सामने तो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्कुल जीरो हो जाए और सारी टीम जो है वो आउट हो जाए। तो ऐसा नहीं है। प्लेयरों को अपने ऊपर बिलीव रखना पड़ेगा। ये सीनियर प्लेयर्स हैं जो बहुत सालों से खेल रहे हैं, अब उनका डू एंड डाई का टाइम है। वो परफॉर्म करते हैं तो आगे खेलें, अगर नहीं करते तो फिर नेक्स्ट की बारी आनी चाहिए, यंग प्लेयर्स आने चाहिए। जी, जाने से पहले आखिरी सवाल फैसल इकबाल से कि अगर मिसबाह उल हक 5 से 6 साल के अरसे के बाद पाकिस्तान की क्रिकेट में वापस आ सकती हैं, तो फैसल इकबाल पाकिस्तान टीम में, और बैटिंग जब पहले ही शिद्दत से जो है वो दुश्वारी के मराहिल का सामना है, फैसल इकबाल को हम कब पाकिस्तान टीम में देख रहे हैं? देखिए जी, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, जो मेरा काम है परफॉर्मेंस देना, रन्स करना। और इस वक्त पाकिस्तान के टॉप रन स्कोरर्स के अंदर डोमेस्टिक क्रिकेट में माशाल्लाह मैं मौजूद है। मैंने 12,000 फर्स्ट क्लास रन इस सीजन में अपने क्रॉस किए हैं। तो मैं अपना काम कर रहा हूँ, अपनी फॉर्म ऑफ फिटनेस सिलेक्टर्स को दिखा रहा हूँ, हर साल दिखाते रहता हूँ, हर फॉर्मेट में दिखाते रहता हूँ। आई होप कि जो मेरा बैट एंड बॉल से हट के जो डिफरेंट मैटर है पॉलिटिक्स का, वो एक साइड पर होना चाहिए, और मेरिट के ऊपर जो डिजर्विंग चीज़ है मेरी वो जरूर बिल्कुल नहीं चाहिए। अनफॉर्चुनेटली 2013 में जो मैं ड्रॉप किया गया हूँ टीम से, वो बगैर खिलाए 3 सीरीज के बाद ड्रॉप हो गया था, और कोई भी प्लेयर के साथ इस तरीके से नहीं किया जाता, स्पेशली कोई सीनियर प्लेयर जो टीम में वापस आता है। बगैर मैच खेले हुए आप किसी भी प्लेयर को टीम से ड्रॉप कॉन्ट्रैक्ट से ड्रॉप नहीं कर सकते। बट मैंने अपनी हिम्मत नहीं हारी, तब से लेके अब तक मैं अपनी क्रिकेट खेल रहा हूँ, डोमेस्टिक भी खेल रहा हूँ, बाहर लीग्स भी खेलता रहता हूँ। मेरा भी कनाडा भी आने का प्रोग्राम था एक टूर्नामेंट खेलने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टूर्नामेंट कैंसिल हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह जिस तरह भी मेरी क्रिकेट चल रही है एक स्ट्रॉन्ग कमबैक करूंगा। मिसबाह उल हक ने 2010 में एग्जैक्टली इसी पोजीशन में ही कमबैक किया था। वो मेरी एज के अंदर 35 में मौजूद थे और पाकिस्तान की टीम का उनको कैप्टन बनाया गया था। फर्क सिर्फ इतना है कि उस वक्त मिसबाह उल हक की इंटर नेशनल मैचेस और डोमेस्टिक मैचेस की तादाद और परफॉर्मेंस इतनी नहीं थी जितनी माशाल्लाह मेरी आज एग्जैक्टली उस सिचुएशन में मौजूद है। तो ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो सिलेक्शन कमेटी या जिन लोगों को भी क्रिकेट चलानी होती है उनको ये देखना पड़ता है कि एक प्लेयर की जगह सीमेंट नहीं रही टीम के अंदर, जिसकी वजह से ना वो अपनी एवरेज मेंटेन कर सका, ना वो अपनी जगह सीमेंट कर सका। जिस फॉर्मेट में वो डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर खेल रहा है वहाँ मेरी एवरेज और रन्स आप सबके सामने मौजूद है स्टैट्स पे। तो इससे बड़ा क्लियरली एक वाज़ेह पैगाम आ जाता है कि एक प्लेयर को रेगुलर चांस में देना चाहिए, उसको उसके एक्सपीरियंस को यूज़ करना चाहिए। तो डेफिनेटली हमारी क्रिकेट जो है वो सीनियर्स के शोल्डर्स पे चल रही है टेस्ट क्रिकेट के अंदर, तो व्हाई नॉट कि इंशाल्लाह मेरे भी शोल्डर्स पे चले। माशाल्लाह से फैसल, जिस तरह के आप लिविंग लेजेंड जो हैं पाकिस्तान के, उनके घराने से आपका ताल्लुक है, तो जावेद मियांदाद जो हैं आपके घर में बात होती होगी। जब जावेद मियांदाद पाकिस्तान के ये कोलैप्सेस देखते हैं, वन ऑफ द बेस्ट वन डाउन बैट्समैन जो पाकिस्तान को आज तक वो उस पोजीशन पे दूसरा बल्लेबाज नहीं मिला, तो जो जावेद भाई हैं वो तो उनका क्या हाल होता होगा बैटिंग के बाद, और वो क्या, मैं समझता हूँ कि वो बड़ा फ्रस्ट्रेट होते होंगे। उनका क्या ख्याल है कि पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप में क्या बड़ी चेंजेस मुतवक्को होनी चाहिए कि पाकिस्तान शुड बी बैक ऑन द विनिंग ट्रैक विद देयर बैटिंग? बिल्कुल, एक्चुअली आप कनाडा में है तो आई थिंक वो टीवी चैनल्स हैं पाकिस्तानी जिसके ऊपर वो तबसरा कर रहे होते हैं, और भी सारे हमारे फॉर्मर प्लेयर्स जो है वो तबसरा कर रहे होते हैं। तो डेफिनेटली आप उनके तबसरे सुनेंगे तो आपको काफ़ी सारे उनके व्यू पॉइंट्स नजर आएंगे, और ऑलमोस्ट उनका भी यही सेम मकसद होता है कि पाकिस्तान टीम अच्छा परफॉर्म करे, और जो प्लेयर्स हैं जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं उनको चेंज करके फिर आपको नेक्स्ट प्लेयर्स लेके आने चाहिए। तो ज़रूर आप लोग वहाँ पर उनके कमेंट्स सुने, और ज़रूर आपको उनके पॉइंट ऑफ व्यू भी समझ में आएगा कि वो किस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट को आगे लेके जाना चाहते हैं, खिदमत करना चाहते हैं। और हम सब जिस तरीके से जितने भी और हमारे फॉर्मर प्लेयर्स हैं
मैं हूँ या और भी जितने खिलाड़ी खेल रहे हैं, हम सब पाकिस्तान क्रिकेट को एक ही झंडा रिप्रेजेंट करते हैं। चाहे हम पाकिस्तान टीम से नहीं भी खेल रहे हो, जब हम बाहर मुल्कों की लीग खेलने के लिए जाते हैं, जब आपके यहाँ कनाडा आते हैं या अमेरिका जाते हैं या इंग्लैंड दुबई कहीं भी जाते हैं, तो हम अपने नाम के बाद अपने पाकिस्तान के झंडे को ही रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं उन टीमों के अंदर। तो आप ये कह सकते हैं कि हमारा बड़ा फख्र है हमें अपनी पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर। पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर बहुत टैलेंट मौजूद है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ सिर्फ उसको सही तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं किया जा रहा, उन प्लेयरों को उस तरीके से मौके नहीं मिल रहे। आप खुद देख लीजिए, आपने यंग प्लेयरों को भी परफॉर्मेंस करते हुए देखा। कुछ टाइम पहले आप ये भी सुन रहे होंगे कि मीडिया में कि लोग ये बात करते थे कि जी पाकिस्तान में प्लेयर्स ही नहीं है, यंग प्लेयर्स ही नहीं है। आप देख लीजिए, प्लेयरों को मौका मिला और उन्होंने परफॉर्म करना शुरू कर दिया। इससे पहले भी यंग प्लेयरों को मौके मिले, अनफॉर्चुनेटली कुछ प्लेयर्स वो अपने मौकों को यूटिलाइज नहीं कर सके, तो वो अनफॉर्चुनेटली उन्हीं का ही फॉल्ट है। बट प्लेयर्स को चांस जरूर मिले हैं। अब ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो उन चांसेस को किस तरीके से अवेल करते हैं और अपने करियर को आगे लेके जाते हैं। Thank you so much, Faisal Iqbal. Thank you so much for giving us time, and inshallah hope to see you in the future. And good luck to Team Pakistan. इंशाल्लाह, थैंक यू। इंशाल्लाह, थैंक यू जी। ये थे साबिक टेस्ट क्रिकेटर फैसल इकबाल, पाकिस्तान का नाम, बल्कि फिर मैंने साबिक कह दिया, आई एम सॉरी, क्योंकि फैसल जो है उन्होंने अभी रिटायरमेंट का ऐलान नहीं किया। और हम होप करते हैं कि फैसल जो है दोबारा, जिस तरह मिसबा की वापसी हुई, तो फैसल की वापसी में मिसबा और यूनुस के जाने के बाद जो जगह खाली हुई है, तो उसमें फैसल भी एक कंटेंडर है उसके। और माशाल्लाह से फैसल का जो स्टाइल है, देखा बिल्कुल जावेद मिर्जाद के स्टाइल में, उनके जो कट शॉट्स हैं और जो लेट शॉट्स हैं वो खेलते हैं। और उन्होंने अपना खुद बताया कि अपना उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड लोकल जो मैचेस में है वो कितना अपकमिंग फास्ट खेलने वाला पाकिस्तान में है भी। आप देखिए हमारे पास डोमेस्टिक में बहुत लड़के हैं। अब जैसे फ़खर जमान आप नहीं जानते होंगे, अनफॉर्चुनेटली मसला ये कि हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट को इतनी ज़्यादा कवरेज नहीं है, जिस तरह के टीवी पे मैचेस नहीं आते। तो होता है क्या है कि एक आम आदमी को पता ही नहीं चलता कि कौन डिजर्विंग प्लेयर है। तो सिलेक्शन कमेटी, सारी बात आपको पता है, थोड़ी बहुत लाइकिंग डिसलाइकिंग भी चलती है, पर्ची भी चलती है, लेकिन वक्तन फवक्तन प्लेयर है। शर्जील कितना अच्छा प्लेयर था, जिस पर अनफॉर्चुनेटली स्पॉट फिक्सिंग का केस हो गया। अब वो हटा। पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है। आप देखें, एक जाता है दूसरा आता है। आमिर गया तो आज रोमान रईस आ गया। शर्जील के साथ खालिद लतीफ दोनों अच्छे लड़के थे। अफसोसनाक है कि उनको पाकिस्तान से चांस मिला खेलने का ऑलमोस्ट 6 साल के बाद। 6 साल के बाद आपको चांस मिला खेलने का, और उसके बाद आपने अपने आप को ज़ाया कर दिया। ये तो बहुत अनफॉर्चुनेट है, बिल्कुल। और अब देखें, अभी आया फ़खर आया, इस तरह लड़के जो फ़हीम अशरफ आया, तो लड़के तो माजिद भाई हैं डोमेस्टिक में। हमें वही बात है कि फैसल के एनालिसिस में बहुत स्पॉट ऑन थे, बहुत अच्छे एनालिसिस फैसल ने किए कि सिर्फ नाम पे अब हमें नहीं चलानी पड़ेगी। और उसने वो बात भी कही कि शोएब मलिक को अब जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, फ्रंट पे आना पड़ेगा। ये बहुत अच्छा फैसल ने कहा। हालांकि वहाँ पर पाकिस्तान को इंडिया को कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिया की आबादी पाकिस्तान की आबादी से कई गुना ज़्यादा है, तो वहाँ पर ज़्यादा प्लेयर्स निकलते हैं। मगर फिर भी पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, टैलेंट की कमी नहीं है, उसको पॉलिश करने की जरूरत है। तो फैसल का ये एनालिसिस मुझे बहुत अच्छा लगा। उसने शोएब मलिक को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। और उसकी एक और बात बहुत स्पॉट ऑन थी कि पाकिस्तान के पास अभी ये प्लान नहीं है कि अगर टीम पहले बैटिंग आती है तो हमें क्या किस तरह लेके चलना है। 4 मैच खेले, चारों में बाद में बैटिंग की है, एक्सपोज हो सकते हैं 3 मैचों में। अभी भी जैसे जलाल भाई ने भी ये कहा था कि 300 रन इनसे चेज नहीं होंगे, ठीक है। तो हमें एक प्लान बनाना और हर दफा आपको 200 नहीं मिलेंगे। तो क्या हम अगर हमें इंडिया को बैटिंग कराते तो इंडिया को भी 250 तक महदूद रखना पड़ेगा। और अगर पहले बैटिंग आती है तो हमें किस तरह 300 रन करने हैं, वो बहुत अच्छी बात बोली इसने कि हमारा प्लान बी क्या है। अगर बैटिंग इंडिया टॉस, अब इंडिया को सही कह रहा है कि इंडिया का टॉस जीतो तो पाकिस्तान को पहले बैटिंग कराएगा, क्योंकि उसको पता है कि दे आर नॉट यूज्ड टू बैटिंग फर्स्ट इन दिस टूर्नामेंट। बनाएंगे 350 रन्स, 300 बनाए, 350 रन्स बनाएंगे। इंडिया और अगर पाकिस्तान ने 300 बना लिए, इंडिया नहीं चेज कर सकता। हमारी लाइव ट्रांसमिशन जारी है जी। ई आवाज़ पे कुछ ही वक्त रह गया है, लेकिन जाते जाते भी आपको बड़ी अच्छी कुछ खबरें देंगे। लेकिन हमारे पैनलिस्ट जो हैं वो थक चुके हैं, नढाल हो चुके हैं लाइटों की वजह से। माजिद भाई तो आधे नींद में जा रहे हैं। तो अनफॉर्चुनेटली रमजान की वजह से मैं कॉफी नहीं पेश कर सकता, वरना मैं कॉफी जरूर देता माजिद भाई को मैच पॉइंट में आने पे। लेकिन हम थोड़ी सी गर्मी बढ़ाएंगे प्रोग्राम में जिक्र करके पाकिस्तानी यंग पैशनेट एनर्जेटिक हसन अली, राइट ऑन द टॉप, स्पॉट ऑन द टारगेट। जब से हसन अली ने डेब्यू किया है, क्या आपको मालूम है कि 19 ओडीआईज के अंदर वो अब 8 मरतबा जो है वो 3 और मोर विकेट्स ले चुके हैं। उनके आने के बाद अब राशिद खान जो हैं वो 8 के ऊपर हैं। अब आज उन्होंने क्रॉस करके अब वो 9 पे आ गए हैं। दिस इज मोस्ट बाय एनी क्रिकेटर सिंस हिज डेब्यू। अगर मैं ओवरऑल विकेट्स की तादाद देखूं तो विकेट्स की तादाद में मिचेल स्टार्क ऑस्ट्रेलिया का डोमिनेंट हैंड फास्ट बॉलिंग में, आप सोचें कि वो 36 विकेटों के साथ हैं सिंस हसन अलीज डेब्यू। और हसन अली इज इक्वलिंग द रिकॉर्ड ऑफ मिचेल स्टार्क ऑन 36 एंड स्टिल देयर इज अ लॉट टू गो एंड अ लॉन्ग वे एंड लॉन्ग रोड टू गो। तो इसका मतलब है गोल्डन बॉल के ये
कंटेंडर हैं। बिल्कुल कंटेंडर है और मैंने आपको बताया। और आई थिंक ही विल विन, क्योंकि दूसरा जो लड़का पीछे बुमराह 6 विकेट्स पर है, तो आई डोंट थिंक सो कि वो उसको। और इससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जब पाकिस्तान से ये पहले कब हुआ, अब ये तकरीबन 14 मैचों के बाद आपको मैंने बताया कि, लेकिन इससे पहले 19 मैचों की अगर मैं लूँ एज अ पार लूँ, उसको एज अ न्यूट्रल रखूँ 19 को, क्योंकि 14 थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्योंकि सरफराज का थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट आ रहा था। अगर 19 को मैं रखूँ एज अ न्यूट्रल जोन के अंदर, तो 19 के अंदर सबसे क्विकेस्ट फ्रॉम द पाकिस्तान टू गेट दिस मच विकेट्स। इससे पहले यह कारनामा जो था वो इंजाम दिया था, लेकिन इनसे कम विकेट्स थे। वो सरफराज नवाज और अब्दुल कादिर जो हैं वो जॉइंट दोनों जो हैं वो 7 विकेट्स के ऊपर थे। और अब हसन अली उसको पाकिस्तानी बेस्ट को जो है वो हसन की जी हसन अली अब 9 पे हैं, अब ऑल टाइम पाकिस्तान बेस्ट के अंदर। लेकिन ओवरऑल सिंस अगर देखा जाए उनके कम बैक से पहले, तो वो उस वक्त वो 36 पे हैं, मिचेल स्टार्क को इक्वलाइज कर रहे हैं। अब आपने सुन ली बात जी, शादाब खान जो है उन्होंने आना ही आना है। तो अब शादाब खान को अब बताएं, अब तो जो क्रिकेट के पंडित हैं उन्होंने कह दिया कि आप ये नहीं कह सकते कि अगली टीम बेस्ट खेलती है तो मैं इसको खिलाऊं ही ना। आपने शादाब खान को चांस देना है। 18 years and 253 days अगेंस्ट वन ऑफ द बैटिंग मेस्टेरियोस विराट कोहली, जिनके बारे में मैं कहता हूं कि जो रेगिस्तान पे भी बल्ला दिया जाए तो रेगिस्तान पे भी स्कोर करेंगे। विराट कोहली और प्रेशर ऑफ द इंडियन टीम, रोहित शर्मा, धवन टीम जो है वो हमारे पाकिस्तानी बॉलर जो फास्ट बॉलर्स हैं जी उनको अच्छा खेलती नहीं, अच्छा नहीं खेलती। लेकिन जब अच्छा नहीं खेलती तो हमारे फील्डर अच्छा नहीं खेलते ना। वो जब दे फीस्ट ऑन आज की डॉक्टर साहब आज की परफॉर्मेंस के बाद आज बड़ी, जैसे कल मैंने वर्ड यूज किया था, फ्लॉलेस परफॉर्मेंस थी आज पाकिस्तान की, और इस परफॉर्मेंस के बाद डेफिनेटली बहुत बड़ा बूस्ट मिला। एक्चुअली पाकिस्तान की अनप्रेडिक्टेबिलिटी सबसे बड़ा डेंजर है, क्योंकि दे कैन विन एनीथिंग एंड दे कैन लूज एनीथिंग। अब बड़ा मेजर ब्लो ये भी है, हम देख रहे हैं वसी कि अब अगर आमिर नहीं होते, अगर ठीक है रोमान रईस अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, देखें अगर आमिर फुली फिट नहीं, इसको नहीं खिलाना चाहिए, लेकिन जो बैटिंग एज आपको मिला और कॉन्फिडेंस मिला आमिर को भी कि उन्होंने चेस करा के क्रूशियल मैच जितवाया, ये पाकिस्तान की क्या ये चैंपियंस ट्रॉफी की तारीख की 8th विकेट जो पार्टनरशिप थी, दिस इज द बेस्ट एवर। अब पाकिस्तान को यहां सफर करना होगा कि अगर आमिर नहीं है और पाकिस्तान वहां जाते हैं तो शायद रोमान वहां पर इतना एक्सेल ना कर सके या इतना कॉन्फिडेंस ना हो जितना आमिर को है। हाँ वो तो है, लेकिन हर मैच में ऐसी सिचुएशन नहीं आती है। जो आमिर को बैटिंग आई थी उसने परफॉर्म किया, नो डाउट, लेकिन आमिर की बॉलिंग डेफिनेटली इज अ बिग रोल। अगर आमिर फिट होते हैं तो डेफिनेटली आमिर आएंगे, अगर नहीं होते हैं हाफ फिट पे उसको नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि वो बहुत बड़ा चांस होगा। अगर ही इज 100% देन ही हैज टू प्ले, अदरवाइज क्योंकि रोमान ने उसकी आज कभी महसूस नहीं होने दी, ठीक है ना। तो अगर वो फिट है तो उसको खिलाएं, अगर 80% भी फिट है तो आई थिंक उसको बाहर रखें। आमिर को अगर आमिर 100% फिट है तो आमिर को लाके वो रईस को निकालेंगे, यही करेंगे। और फहीम को लाना चाहिए, या तो शादाब को करें या अमाद को बाहर करें। मैं अभी भी इसी बात पे मुत्तफिक हूँ, फहीम को होना चाहिए। हमें बैटिंग में थोड़ी डेप्थ चाहिए डाउन द ऑर्डर। जी हमारे पास टाइम कितना रह गया जी, हमें बताया जाए जी। हमें रोल का इशारा आ रहा है, टाइम कम रह गया, मुकाबला सख्त है, पोस्ट मैच डिस्कशन चल रही है, पाकिस्तान वर्सेज इंग्लैंड फर्स्ट सेमीफाइनल लाइव ऑन ई आवाज आप देख रहे हैं मैच पॉइंट। अगर मैं आपको ये बताना चाहूँ, जाने से पहले आपको 2-3 स्टैट्स देने हैं बड़े अच्छे, कि आपको मैंने बताया कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉल्स है जो फेस की गई है चैंपियंस ट्रॉफी में, वो थोड़ा सा मैं डाटा लेके आया था, आपसे वो शेयर किए बगैर मैं नहीं जाऊंगा। और उसमें ये बताऊंगा कि जो डॉट बॉल्स फेंके गए हैं इस चैंपियंस ट्रॉफी में सो फार आज के मैच तक 3089 सॉरी वो क्या कहते हैं 3049 नहीं 3089 डॉट बॉल्स फेंके गए हैं आज मेरे स्टूडियो आने से पहले। जो सिंगल लिए गए हैं जिसमें पाकिस्तान की तादाद सबसे ज्यादा है वो 2088 सिंगल लिए गए हैं चैंपियंस ट्रॉफी में अब तक। ये 2017 की बात हो रही है, ये ऑल टाइम नहीं हो रही प्लीज। और जो दुखिया लिए हैं आई मीन जो 2 लिए हैं वो 321 लिए गए हैं आज की तारीख तक। जो 3 लिए गए हैं वो 39 लिए गए हैं। 425 चौके लगाए गए हैं इस चैंपियंस ट्रॉफी में आज तक, जबकि एक मरतबा ऐसा मौका भी आया है कि जब 5 रन मिले हैं। 5 रन जो बनाए गए हैं वो एक मरतबा हुआ है, एंड दिस इज द रेयर ओकेजन एंड ओनली इंस्टेंस इन द हिस्ट्री ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी। 90 छक्के जो हैं वो लग चुके हैं जी माशाल्लाह से। अब देखते हैं
इससे अंदाजा करें कि 90 छक्के और बैटिंग में स्टीरियो, जॉनी बेयरस्टो, बेन स्टोक्स ऑल टाइम बेस्ट, और आज पाकिस्तान के खिलाफ एक भी छक्का ऑल टाइम बेस्ट द फेवरेट टीम नहीं लगा सकी। 6123 बॉल्स जो हैं वो फेंकी गई हैं, 5372 रन जो हैं बॉल्स पे बने हैं, 135 वाइड फेंकी गई हैं, 9 नो बालें फेंकी गई हैं, और अगर मैं ओवरऑल छक्के का जिक्र करूं तो 23 छक्के इंग्लिश टीम लगा चुकी है। दिस इज मोस्ट बाय एनीवन इन द चैंपियंस ट्रॉफी 2017। 22 छक्के भारत ने लगाए हैं जबकि पाकिस्तान ने 6 छक्के लगाए हैं। तो आप शायद ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान ने सबसे कम लगाए हैं, बहुत बुरी बात है, गलत समझे आप। सबसे कम छक्के लगाने वाली टीम ऑस्ट्रेलिया की चैंपियन सुपर डुपर टीम है जिन्होंने सिर्फ 3 छक्के लगाए हैं। बकौल माजिद भाई उनको खेलने नहीं देते तो वो छक्के कहां से लगाए? छक्के कहां से लगाए? और अच्छा, अब चूंकि मैच जो है वो जिक्र किया वसी ने कि लॉर्ड्स, तो मैंने बताया कि लॉर्ड्स में मैच नहीं है, सिर्फ तीन जगह पर मैच है। इंग्लैंड के अंदर ओवल में मैच है, इंग्लैंड से थोड़ा अवे कार्डिफ में मैच है, और बर्मिंघम में एजबेस्टन में मैच है। चूंकि ये 3 ही ग्राउंड है, इन 3 ग्राउंड से अब जो रिकॉर्ड हमारे सामने आ रहा है, अगर छक्के दिखाऊं आपको मैं इस चैंपियंस ट्रॉफी के, तो 37 छक्के लग चुके हैं ओवल के मैदान पे। ओवल में ही फाइनल ग्रैंड फिनाले खेले जाना है जहां पाकिस्तान की चैंपियन टीम जो है वो प्रोग्रेस करेगी। देखते हैं कि ये 37 छक्के कितने छक्के बनते हैं, क्या ओवल प्रोसीड कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। ये इस चैंपियनशिप के इस ग्राउंड पे लगने वाले सबसे ज्यादा छक्के हैं। दूसरे नंबर पे बर्मिंघम में लगे, एजबेस्टन में 34 छक्के लग चुके हैं, जबकि कार्डिफ में 19, और ओवरऑल जो है इस चैंपियनशिप में 90 छक्के लग चुके हैं। प्रोग्राम को क्लोज करना होगा जी। प्रोड्यूसर जो है हमें वो बार बार कॉल आ रही है और हमें फोल्ड अप का इशारा किया जा रहा है, लेकिन आपसे वादा किया था कि जाते जाते आपको देंगे एक किलर स्टैट। किलर स्टैट ये है कि आपको एक भाभी से इंट्रोड्यूस कराया था, वो भाभी थी सानिया मिर्जा और शुएब मलिक। एक दूसरी भाभी भी हमारी हैं, वो हैं शनीरा अकरम, और ऑल टाइम लिविंग लेजेंड, पाकिस्तान के बेस्ट एवर, दुनिया के बेस्ट एवर लेफ्ट आर्म अराउंड द विकेट। पाकिस्तान में क्रिकेट की अथॉरिटी इमरान खान का कहना है कि ना कोई था, ना कोई है, और ना कोई आएगा। लास्ट चैंपियंस ट्रॉफी जब हो रही थी, जब पाकिस्तान भी उस चैंपियंस ट्रॉफी में खेल रहा था, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि वो हो रही थी, बड़ी बात ये है कि उसमें क्या हो रहा था। बड़ी बात ये है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी हमारे इस लिविंग लेजेंड के लिए बड़ी यादगार थी, क्योंकि इस चैंपियंस ट्रॉफी में वसीम अकरम ने एक निजी दावत के ऊपर शनीरा अकरम को प्रपोज कर दिया था। शाम 7:26 का टाइम था जब उनको प्रपोज किया गया। ये एक फैक्ट है, प्लीज डोंट टेक इट एज अ जोक, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। नहीं, वो मैं बाद में बताऊंगा आपको ऑफ एयर कि ये कैसे पता लगा। लेकिन जब उन्होंने प्रपोज किया, और बड़े वो शाई थे, इतनी विकेट लेने वाले 400 इन बोथ साइड्स ओडीआई टेस्ट लेने वाले, जब विकेट लेने वाले वसीम अकरम जब वहाँ पहुँचे तो वो पसीने से शराबूर थे। और ये ऑस्ट्रेलवी दोशीज़ा जो है वो पैदा जो है वो इंग्लैंड में हुई थी, लेकिन उनका जो ओरिजिन है वो इंग्लैंड से है, और उनका जो ब्रॉटअप है वो ऑस्ट्रेलिया में हुआ। वसीम अकरम ने उनसे जब ये क्वेश्चन किया तो उन्होंने बड़ा मशरकी जवाब दिया। उन्होंने जवाब दिया कि आप मेरे वालिद साहब से रब्ता कर सकती हैं। वसीम अकरम ने पूछा, श्योर, वेयर इज़ योर डैड एंड व्हाट ही डज। तो आपको मालूम है कि शनीरा ने क्या बताया? अगली बात सुनने के बाद वसीम अकरम जितने पसीने से शराबूर थे वो महफिल छोड़ के चले गए, और उसके 10 रोज़ बाद उन्होंने दोबारा अपना प्रपोजल भेजा, क्योंकि शनीरा ने बताया कि मेरे वालिद जो हैं एक डिटेक्टिव हैं, जासूस हैं। वसीम अकरम से उस महफिल से दौड़ पड़े, और 10 दिन बाद जो है वो दोबारा उनको प्रपोज किया गया, और उसके बाद उन्होंने हामी भरी, ये शादी हुई। शनीरा अकरम ने इस्लाम कबूल किया, और उसके बाद उनका निकाह हुआ, और निकाह खान कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान के एक और लिविंग लेजेंड जिनका जिक्र हमने इस प्रोग्राम में किया है, 300 इन द नॉकआउट टूर्नामेंट्स, द वन एंड द ओनली, द लेफ्ट हैंडेड ओपनर सईद अनवर, जिन्होंने इनका निकाह पढ़ाया। तो ये था वो फैक्ट, किलर स्टैट, जो उम्मीद है आपने बहुत एंजॉय किया होगा। आखिरी बात अगर आप लोग सब एक एक करना चाहें हमारे लिए नाज़रीन के लिए, मैं वसी से शुरू करूंगा प्रेडिक्शन, और आखिरी पैगाम देना चाहें तो। ओके, वही बात कहूँगा कि जो भी टीम फाइनल में आए, इंडिया या बांग्लादेश आए, जो क्रिकेट आज हमने, जो ब्रांड क्रिकेट का आज पेश किया हमने, फियरलेस क्रिकेट, एग्रेसिव क्रिकेट, इसी ब्रांड को लेकर चले। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें फैसल ने भी कही, क्या टीम होनी चाहिए क्या नहीं, लेकिन मैं फिर एक ही बात कहूँगा कि डू और डाई का स्टेज है, और फियरलेस क्रिकेट, ये मेरा एक वर्ड होगा। अगर आप मुझे एक वर्ड में डिस्क्राइब करने को आप कहें जो आज खेलिए। जी माजिद, पाकिस्तान जिंदाबाद, ऑल द वे पाकिस्तान। जी मैं तो यही कहूँगी, पाकिस्तान तो जाहिर है फाइनल में आ चुका है, लेकिन बांग्लादेश और इंडिया आए, जो भी आए, पाकिस्तान इज द चैंपियंस ऑफ द चैंपियन।
पाकिस्तान इज द चैंपियन ऑफ द चैंपियन, हमारा आखिरी पैनलिस्ट का पैगाम, और यहीं से हम इजाज़त चाहेंगे। और इजाज़त लेने से पहले आपको एक आखिरी बात ये भी बताता चलूँ कि वनडे रैंकिंग और जो बैट्समैन और बॉलर्स की रैंकिंग है वो थोड़ी सी चेंज हो चुकी है। साउथ अफ्रीका को बड़ा भारी पड़ा इस चैंपियनशिप से बाहर जाना। इससे पहले वो ऑल टाइम बेस्ट थे, इमरान ताहिर ऑल टाइम बेस्ट बॉलर, AB डिविलियर्स जो हैं वो ऑल टाइम बेस्ट बैट्समैन। इस हार के बाद और विराट कोहली की सक्सेस के बाद विराट कोहली ने अब गुजरा हुआ जो कल था उस पर उनसे लीड ले लिया है, और अब विराट कोहली ODI रैंकिंग्स में पहले नंबर के बल्लेबाज हैं, और वहाँ से इमरान ताहिर से भी उनकी पोजीशन छिन गई है और वो भी नंबर 2 पे आ गए हैं। और अब हेजलवुड जिनका ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से है, जो ऑल टाइम गोल्डन बॉल की लिस्ट में हसन अली से कम्पीट कर रहे थे, लेकिन अब कोसों दूर हैं वो जो हैं, लेकिन उनसे वहाँ रैंकिंग में कोसों दूर नहीं है, क्योंकि रैंकिंग में उन्होंने फर्स्ट पोजीशन जो है वो ले ली है। लेकिन साउथ अफ्रीका की टीम अभी भी नंबर 1 है, और अगर इंडिया की टीम अब इस मैच में बांग्लादेश को शिकस्त दे देती है तो इंडिया की टीम नंबर 2 पे प्रोसीड कर सकती है। और पाकिस्तान की टीम अगर फाइनल में पहुंचने वाली टीम बांग्लादेश या भारत को शिकस्त दे देती है तो पाकिस्तान कैन बीट बांग्लादेश एंड श्रीलंका इन द ODI रैंकिंग्स। आप सबका बहुत शुक्रिया। संडे को फाइनल के फौरी बाद लाइव ट्रांसमिशन फिर हमारी होगी तो इंशाल्लाह जी बिल्कुल। ई आवाज़ पे जैसा कि आप देख रहे हैं पोस्ट मैच डिस्कशन लाइव फ्रॉम टोरंटो, यही मैं एंडोर्स करूंगा कि फाइनल के दिन दोबारा हम लाइव आएंगे, सेम प्लेस और सेम स्टूडियोज़ एंड सेम चैनल। उम्मीद करते हैं ऐसे ही चमकते धमकते चेहरों के साथ और अच्छी न्यूज़ के साथ। तो तब तक आप जो है वो यकीनन ये क्रिकेट के लम्हात एंजॉय करेंगे और ई आवाज़ देखना नहीं भूलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस फॉर द लाइव ट्रांसमिशन। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द पैनलिस्ट and goodbye from here. Take care. Bye bye.